कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं। नौमेनी गोल्ड, अनोखी तकनीक है जापान की। दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। अन्नदाता, अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों को अन्नदाता परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। आज ही के दिन 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। इस आजादी को पाने के लिए कई महान देशभक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हंसकर सूली पर चढ़ गए। खाई जिन्होंने गोली, हम उन्हें नमन करते हैं। जो मिट गए इस देश के लिए, हम उन्हें सलाम करते हैं और ये निश्चय करते हैं कि इस आजादी की कभी भी शाम नहीं होने देंगे और शहीदों की कुर्बानी को बेकार नहीं जाने देंगे। और इसी के साथ ये भी शपथ लेते हैं कि देश का हर नागरिक अपनी बुद्धि और श्रम का सही उपयोग करते हुए देश के विकास के पथ पर आगे बढ़कर देश और समाज को एक ऐसी दिशा देगा जिसके सहारे हमारे देश की प्रतिष्ठा, संस्कृति की खुशबू विश्व के कोने कोने में फैल जाए। हर भारतवासी सुखी और समृद्धशाली बन सके। इसी कामना के साथ 69वें स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को अन्नदाता परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ कि देश के सभी नागरिक एवं किसान खुशहाल रहें। इसी उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आइए अब चलते हैं कार्यक्रम की ओर और जानते हैं कि क्या है खास आज के कार्यक्रम में। गुलाब की फसल और फूलों के हानि पहुंचाने वाले कीट एवं रोगों का नियंत्रण। लीफ कलर चार्ट के अनुसार धान की फसल में यूरिया का प्रयोग। अच्छी पैदावार लेने हेतु किस प्रकार से लगाएं अनार के पौधे। प्रदेश में जो किसान भाई गुलाब की खेती कर रहे हैं, उनकी फसल में इस समय कुछ कीटों और रोगों का प्रकोप देखने में आ रहा है। अतः इस फसल से अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए किस तरह से कीटों और रोगों से फसल को मुक्त रखा जाए, इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता ने संपर्क किया गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के डॉक्टर संतोष कुमार से। किसान भाइयों, आज आपको गुलाब की खेती के बारे में जानकारी देंगे। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा किसान भाइयों को, जिन किसान भाइयों ने पॉली हाउस के अंदर गुलाब लगा रखा है और कुछ ने बाहर लगा रखा है, तो जिन किसान भाइयों ने बाहर गुलाब लगा रखा है, वहाँ पे मुख्य रूप से जो किसान को जो अच्छे फूल मिलते हैं वो दिसंबर के बाद ही मिलना शुरू होते हैं, दिसंबर से फरवरी तक मिलते हैं। पर जिन किसान भाइयों ने पॉली हाउस के अंदर लगा रखा है उसको वर्ष भर फूल मिल सकते हैं, परंतु गुणवत्ता उनकी भी उतनी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि उतना तापमान हम लोग जो है उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं। जिन किसान भाइयों ने ओपन फील्ड में गुलाब लगा रखा है, ख़ास तौर से जो कट फ्लावर वाली वैरायटी हैं, जिनको कटे फूल के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे नरंजा है, फर्स्ट रेड है, ग्रांड गाला है और बहुत सारी वैरायटी हैं जिन किसान भाइयों ने लगा रखी हैं खुले क्षेत्र में, उसमें इस समय बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जैसे ही बरसात शुरू होती है कीड़ों का प्रकोप अधिक दिखाई देता है और वो ख़ासतौर से पत्तियों के पीछे की तरफ या पत्तियों को ऊपर से काटना शुरू कर देते हैं। इसलिए किसान भाइयों को बताना चाहेंगे हम कि कोई भी कीटनाशी जैसे मोनोक्रोटोफॉस है उसका स्प्रे करें। आजकल कोराजन एक नया रसायन आया है, थोड़ा महंगा ज़रूर है पर
कीट नियंत्रण के लिए बहुत ही अच्छा है, किसान भाई उसको भी प्रयोग कर सकते हैं। उसकी जो कोराजन है उसकी 1 मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर पानी के हिसाब से अगर मिला के किसान भाई स्प्रे करेंगे, छिड़काव करेंगे, तो उससे कीटों का नियंत्रण आसानी से कर सकते हैं। मात्रा कम डालें क्योंकि बरसात का मौसम है आजकल। अगर किसान भाई ज़्यादा मात्रा डालेंगे तो उसमें पौधे को भी नुकसान होने की संभावना रहती है, इसलिए जो हमारी प्रस्तावित मात्रा है उसी को प्रयोग करें। दूसरा, जो हमारे पौधे सूख गए हैं उनको जड़ से निकाल दें, क्योंकि अभी तो समय नहीं है काटने का। कटाई छटाई का काम इसमें जो है अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से शुरू किया जाता है। उस समय किसान भाई इसको काट छाट करके उसमें 45 नाम की दवा उसको छिड़काव करेंगे और उसी समय उसमें अगर मोनोक्रोटोफास मिला देंगे तो किसान भाइयों को काफ़ी राहत मिलेगी, पौधे कम मरेंगे और अच्छी गुणवत्ता के फूल प्राप्त होते रहेंगे। क्योंकि गुलाब का पौधा है ये पूरे वर्ष भर फील्ड में रहता है, तो किसान भाइयों को जो इसका प्रबंधन है वो भी इसी प्रकार करना है, क्योंकि अच्छी गुणवत्ता के जो फूल हैं आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से ही मिलना शुरू होंगे। अगर ओपन क्षेत्र में ले रखा है आपने, पॉली हाउस के अंदर ले रखा है तो उसमें आप वर्ष भर प्राप्त कर सकते हैं, परंतु आपको तापमान उसमें कम रखना पड़ेगा। और तराई क्षेत्र में तापमान उतना अच्छा कम को हम जो नहीं रख पाते हैं, इसलिए हमें उतनी अच्छी गुणवत्ता के फूल प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए किसान भाइयों को हम यही सलाह देते हैं कि अगर पॉली हाउस में उगा रहे हैं तो उसमें तापमान 18 से 25 डिग्री के बीच में रखें, और अगर ओपन में है तो ओपन में किसान भाइयों को अच्छी गुणवत्ता के फूल नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 महीने ही मिलेंगे। उसके बाद किसान भाइयों को फूलों की जो गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं मिल पाएगी जितनी उनको बाजार में, जिससे उसकी अच्छी कीमत मिल सके। इसी के साथ साथ किसान भाइयों को ये मैं बताना चाहूँगा मैं कि गुलाब को हमेशा ऐसी जगह पर लगाएं जो ज़मीन थोड़ा ऊँची हो, जहाँ पर पानी न रुकता हो। अगर उस तरह की ज़मीन नहीं है तो 1-1 मीटर की क्यारियाँ बना के करीब दोनों तरफ से उसमें मिट्टी डाल देंगे तो ज़मीन जो हमारी नॉर्मल ज़मीन है जहाँ पे हमने गुलाब लगा रखा है कम से कम 9 इंच से लेकर 1 फीट ऊंची ज़मीन से हो जाएगी। उसका मुख्य फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो पानी है वो गुलाबों की जड़ में नहीं भरेगा। अगर गुलाबों की जड़ में पानी लग जाएगा तो उसकी मरने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए जल निकास का बहुत अच्छा प्रबंध रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अगर किसान भाइयों ने पॉली हाउस के अंदर गुलाब लगा रखा है तो उसमें इस समय पानी की मात्रा की कम आवश्यकता होती है, क्योंकि और टाइम पे तो जब गर्मी है या जाड़े हैं तो पानी की अधिक आवश्यकता होती है, परंतु बरसात के मौसम में पानी की कम आवश्यकता होती है, क्योंकि इस समय हमें उतनी अच्छी गुणवत्ता का फूल भी प्राप्त नहीं हो रहा है। तो किसान भाई उसमें भी सिंचाई की मात्रा कम कर दें और बाहर जो लगा रखा है उसमें जल निकास की अच्छी व्यवस्था करें, तो उसमें पौधे में जो जड़ों को सड़ाने वाला जो रोग है वो कम आएगा और जो हमारी बीमारियां हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगी। दूसरा, अगर खरपतवार नियंत्रण करना चाहते हैं तो बरसात में तराई में घास बहुत आती है, किसान भाई उसके लिए मल्चिंग का प्रयोग कर सकते हैं, जिसको मल्च कहते हैं ना, पलवार बिछाना। वो खास तौर से काली पॉलीथीन के रूप में अगर किसान भाई प्रयोग करेंगे तो उसमें उनकी जो श्रमिकों की बचत है वो काफ़ी हो जाती है उससे, क्योंकि बार बार जो है उसकी घास निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए किसान भाई उसमें मल्च का अधिक प्रयोग करें, जल निकास की उत्तम व्यवस्था रखें तो अच्छी गुणवत्ता के फूल किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, खरीफ मौसम की मुख्य फसल धान की अच्छी वृद्धि और विकास के लिए इसमें मुख्य रूप से जल और उर्वरक को सही समय से, सही तरीके से और सही मात्रा में प्रयोग में लाया जाए, तभी धान की फसल से हम अच्छी उपज की प्राप्ति कर सकते हैं। अतः धान की खड़ी फसल में नाइट्रोजन का प्रयोग कब और किस तरह से करें, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर NK झा। अब प्रश्न यह उठता है कि धान की फसल जिसमें कि नाइट्रोजन काफी मात्रा में प्रयोग किया जाता है, तो उसका हम प्रयोग कब करें? धान का फसल भी यदि उसको जब जब भूख लगे नाइट्रोजन की सिर्फ उसी समय दिया जाए तो कम उर्वरक की मात्रा में उसका ज्यादा फायदा लिया जा सकता है। और उसके लिए एक नई तकनीकी आई है, उस तकनीकी का नाम है कि लीफ कलर चार्ट के आधार पर उसका, यह हमारे हाथ में एक पट्टी आप देख रहे होंगे, यही है लीफ कलर चार्ट। इसमें यदि आप देखिए तो ये 4 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर आकार का छोटी छोटी इस पर 6 पट्टिकाएं बनी हुई हैं, जिसमें कि ऊपर की जो पट्टी है वो हल्के हरे रंग की कहिए और नीचे वाला काफी गहरे हरे रंग की है। यदि हम इस लीफ कलर चार्ट को देखें
तो इसमें इसके बगल में ये नंबर लिखा हुआ है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। इसमें से ये 4 नंबर को हम क्रिटिकल वैल्यू कहते हैं। आप जो है क्या कहते हैं, अपने खेत में जाएं और 10 पौधे को सेलेक्ट कर लें। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि इस पेड़ को हमने सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर आप एक हमने कुछ निशान के लिए एक लकड़ी यहाँ खोस दिया है। आप टैग भी लगा सकते हैं, किसी भी तरह से इसे पहचान के लिए कुछ न कुछ साधन रखिए और पूरे खेत भर में 10 पौधे का आपको चयन करना है। उसके बाद जा करके इस पौधे की पत्ती से आप इसका मिलान करेंगे। तो यदि हम देखते हैं तो इस पत्ती को यदि आप देखिए तो ये जो जिससे मिल रहा है इसके नीचे 3 नंबर लिखा हुआ है, यानी इस 3 नंबर वाले से मिल रहा है जो कि 4 नंबर के ऊपर है। इसी तरह से उन 10 पौधों में से देखिए कि कितने पौधे 4 नंबर के ऊपर वाले से मिलान कर रहे हैं और कितने पौधे ऐसे हैं जो कि 4 नंबर के ऊपर यानी 5 नंबर और 6 नंबर से मिल रहे हैं। इसमें से यदि यह 4 नंबर वाले से आपको ये पत्ती का रंग मिल रहा है और खास करके 10 में से 6 पौधा या उससे अधिक पौधे यदि 4 नंबर के नीचे वाले से मिलान कर रहे हैं यानी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर से मिल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में किसान भाइयों आपको चाहिए कि 23 किलोग्राम नाइट्रोजन यानी कि 50 किलोग्राम यूरिया का आप 1 हेक्टेयर खेत में छिड़काव कर दें। और यह प्रक्रिया आपको हर एक जो है क्या कहते हैं एक इंटरवल पर 7-10 दिन के इंटरवल पर आपको खेत में जा करके यह आपको परीक्षण करना पड़ेगा। और जिस समय आपको ऐसी स्थिति लगती है उस समय आप वही 50 केजी यूरिया यानी 1 बोरी यूरिया का उपरवेशन आप पूरे 1 हेक्टेयर क्षेत्र में कर देंगे। लेकिन यह अभी इसका एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन इसका यह है कि यह जो आपको लीफ कलर चार्ट है वह जब हाइब्रिड वैरायटी के ऊपर आप प्रयोग करते हैं तो उसमें उतना सफल नहीं पाया जाता है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आपको एक सुझाव देना चाहूंगा कि इसका उपयोग जो सामान्य धान की प्रजातियां हैं उस पर आप करें तो वह ज्यादा उपयोगी होगा। और यह कब से कब तक करना है, तो 14 दिन की उम्र से हमने बताया कि यह प्रक्रिया आप शुरू करेंगे। 7-10 दिन के अंतराल पर यह प्रक्रिया करेंगे और यह प्रक्रिया जब आपका बाली फूटने लगता है उसके बाद आपको यह प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न उठता है कि किस प्रकार से हम इसका उपयोग करें। तो आप सुबह में 8 से 10 का समय या 2 से 4 का समय यह उचित समय होता है। इस समय जब भी आप यह लेने लगते हैं या मिलान करने लगते हैं तो इस प्रकार से खड़े हों कि सूर्य आपके पीठ की तरफ रहे और आप उसके आगे रहें, यानी कि आपके शरीर की छाया आपके पेड़ पर पड़ती रहे। और इस प्रकार से यदि आप करते हैं तब जब यह आप जो नमूना लेंगे वह बिल्कुल नमूना आपका सही रहेगा, वह मिलान आपका सही। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्द हाजिर होंगे और कार्यक्रम में आगे आपको देंगे बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। 15 अगस्त के शुभ अवसर पे मैं ईटीवी परिवार की ओर से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं। आइए हम सब मिलकर इस पर्व को राष्ट्रीय एकता और डेवलपमेंट डे के रूप में मनाएं। मुझे आशा है कि ईटीवी के साथ आपका प्यार और मोहब्बत इसी तरह आने वाले सालों में भी बना रहेगा। मैं एक बार फिर से आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं। जय हिंद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, टमाटर एक नकदी फसल है और इसके प्रयोग के बिना हर व्यंजन अधूरा सा ही लगता है। इसीलिए इसकी मांग बाजारों में हमेशा बनी रहती है। तो आइए मिलते हैं एक किसान भविष्य कुमार से जो टमाटर की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं। तो जानते हैं उनसे टमाटर की वैज्ञानिक खेती और फल तुड़ाई के समय ध्यान रखने योग्य बातों के बारे में। टमाटर
भी एक मुख्य नकदी फसल है जिसमें भी किसान को काफ़ी फायदा होता है। टमाटर को लगाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहले तो इसकी पौध जो है छोटी पौध तैयार की जाती है और तैयार करने के बाद 20-25 दिन की जब पौध हो जाए हमारे, तो उसे ज़मीन में अलग से पौधा 1 फुट की दूरी पे बेड बना के और इसे बाहर जो ट्रांसप्लांट है यानी कि बाहर पौधे का रोपण हम कर देते हैं। तो उसके बाद पानी की आवश्यकता होती है। इसे कुछ दिन तक तो उसको पानी हर दिन देना चाहिए मौसम के हिसाब से, और जब बरसात उतराती है या बारिश हो जाती है तो ज़्यादा पानी भी नहीं देना चाहिए। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं इसकी निराई गुड़ाई खाद पानी के बारे में। तो जब हम खेतों में अपनी फसल को रोपाई कर देते हैं तो उसके 15-20 दिन के बाद इसमें कोई घास उगाता है, कोई क्या हो जाता है, तो हमें वो समय समय पर उसे साफ़ करना चाहिए और इसकी निराई गुड़ाई भी ठीक टाइम पे करनी चाहिए जिससे कि पौधे को बढ़वार जो है अच्छी हो। और उसके बाद जो है जब 1 महीने का पौधा हो जाएगा तो इसमें थोड़ी थोड़ी सी यूरिया वगैरह या कोई 12-32-16 ऐसी खाद्य का इस्तेमाल करना चाहिए। और ज़्यादा भी खाद हम इसमें नहीं डाल सकते हैं, थोड़ी मात्रा में डालें। और उसके बाद जब पौधा हमारा 1-1.5 महीने का हो जाएगा तो हमें इसके लिए कई लोग तो लकड़ियों के झाबे लगाते हैं और कई ऐसे धागे की स्टिक लगा के इसे बांध दिया जाता है। तो किसान भाइयों, अब आप सोचेंगे कि ये धागा क्यों बांधा जाता है और इससे क्या फ़ायदा होता है। तो धागा एक ऐसी चीज़ है कि इसको बांधने से हमारा पौधा जो है बिल्कुल अपनी सीधाई में रहता है, जिससे वो जल्दी ग्रोथ करता है और अच्छा फल फूल अच्छा देता है। अगर हम ये धागा नहीं लगाएंगे तो पौधा हमारा नीचे गिर जाएगा और जो इसका फ्रूट है वो मिट्टी के लगने से सारा ख़राब हो जाएगा और हमें काफ़ी नुकसान होता है। इसके अलावा इसके जो है पत्ते जो है ये इसके भी समय पर काट छांट भी ज़रूरी करनी चाहिए ताकि हमारा फ्रूट जो वो अच्छे तरीके से बन सके। किसान भाइयों, तो अब हम बात करते हैं कि हमारा पौधा भी तैयार हो गया और उसको लगाने के बाद जो हमारा 2 महीने के बाद जो फ्रूट आने पे शुरू हो गया। तो अब फ्रूट जब शुरू हो गया तो हमने उसे तोड़ना भी है, उसे मंडी तक भी पहुंचाना है। तो इसके लिए हमें भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि हमारे ज़मीन से मंडी की दूरी कितनी है। अगर नज़दीक है तो हम फल को अच्छी प्रकार पकने पर तोड़ेंगे, अगर दूर है तो हम उसे थोड़ा कच्चा ही 3/4 हिस्से पे लाली आनी शुरू हो तो तोड़ देते हैं ताकि मंडी तक पहुंचने में हमारा फ्रूट बिल्कुल तैयार हो जाए। 2-3 महीने तक ये फसल चलती है तो इसे समय समय पर हफ्ते में 1-2 बार इसकी तुड़ाई ज़रूर कर लेनी चाहिए। ये मैंने लगाई हुई है हिम सोना नाम का, टमाटर का नाम है हिम सोना, जिसकी मंडी में भी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है और इसका फ्रूट भी जो बहुत अच्छा होता है। तो इससे हमें काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलता है और इसमें बीमारियां भी थोड़ी कम ही आती है। तो हमें इससे जो है अगर हम इसको अपनाते हैं तो 1 बीघे में भी अगर हम टमाटर लगाते हैं तो 10-12 हज़ार रुपये महीना हम बड़ी आसानी से कमा सकते हैं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। आधे अधूरे ख्वाब जो पूरे न हो सके,
15 अगस्त के शुभ अवसर पे मैं ईटीवी परिवार की ओर से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं। आइए हम सब मिलकर इस पर्व को राष्ट्रीय एकता और डेवलपमेंट डे के रूप में मनाएं। मुझे आशा है कि ईटीवी के साथ आपका प्यार और मोहब्बत इसी तरह आने वाले सालों में भी बना रहेगा। मैं एक बार फिर से आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं। जय हिंद। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है नंदलालपुर आगरा के मुकुल कुमार ने। आपने अनार के नए बाग स्थापना पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। इसके लिए किसान भाइयों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि जब अनार का बगीचा लगाएं, मई जून के महीने में हमें सबसे पहले इसके लिए गड्ढे खोद लेने चाहिए, ताकि उन गड्ढों में खुदाई हो जाती है और हमारी जमीन खुल जाती है, तो कीड़े और रोगाणु और कीटाणु वो मर जाते हैं। तो इसके लिए किसान भाइयों को मैं सलाह देना चाहूँगा कि अनार के बाग लगाने के लिए दो स्पेसिंग ले सकते हैं। जो पौधे से पौधे की दूरी जो रखनी होती है वो 6 मीटर बाई 6 मीटर रख सकते हैं या 5 मीटर बाई 5 मीटर रख सकते हैं। कहने का आशय ये है कि एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी होनी चाहिए 5 या 6 मीटर। तो इसी के अनुसार किसान भाई गड्ढे खोद लें। गड्ढे की जो साइज होगी वो कम से कम 1 मीटर लंबा, 1 मीटर गहरा और 1 मीटर चौड़ा गड्ढा खोद लें और उस गड्ढे की मिट्टी को बाहर निकाल दें, ताकि गर्मियों में उसमें से जो भी कीटाणु और रोगाणु हैं उनके जो अंडे हैं वो मर जाएं और हमारी जो मिट्टी है वो बिल्कुल एक तरह से विशुद्ध हो जाए, निर्जीवीकृत हो जाए। उसके बाद जब हमें पौधे रोपने हैं उससे पहले गड्ढों को भराई के लिए क्या करना है किसान भाइयों को कि जो ऊपर की मिट्टी है वो लेनी है, उसमें 25 किलो सड़ा हुआ गोबर का खाद लेना है और 100 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट और 50 ग्राम कुनाल-फॉस जो दीमक मारने की दवा है और भी जो भूमिगत कीड़े हैं उनको मारने की दवा है। इन सबको मिला करके हम गड्ढों में वापस भर देते हैं और जैसे ही बरसात शुरू होती है, 1-2 बरसात हो जाती है, उसके बाद गड्ढे के बीचों बीच में हम अनार के जो पौधे हैं उनको रोप देते हैं। इसके लिए किसान भाइयों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि जब अनार का बगीचा लगाएं तो उससे पहले उपयुक्त किस्म का चयन करें। तो किस्मों के बारे में बताना चाहूंगा। अनार की जो किस्में हैं, गणेश नाम की एक किस्म है, मृदुला नाम की किस्म है, धोलका नाम की किस्म है। इनमें से किसी भी एक किस्म का चयन करें। इसके लिए किसान भाइयों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि जब अनार का बगीचा लगाएं, किसान भाइयों को थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि इसकी देखभाल अच्छी तरह करते रहें। कोई इसमें कीड़े बीमारी लगते हैं तो इनका उपचार करते रहें। तो इसके लिए किसान भाइयों को मैं सलाह देना चाहूँगा कि बरसात में इसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन सर्दियों में थोड़ी सिंचाई की आवश्यकता होगी और गर्मियों में 10-15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी होगी। इसके बाद इसमें खाद की भी आवश्यकता होगी। जब हमारा पौधा 1 साल का हो जाता है उस समय 10 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद देनी है। जब 2 साल का हो जाता है तब 20 किलो देनी है। 3 साल का हो जाता है तब 30 किलो देनी है और 4 साल का हो जाता है जब 40 किलो देनी है और जब 5 साल का हो जाता है तो हम 50 किलो देनी है। इसके बाद हमारा 5 साल का जो पौधा होता है पूर्ण विकसित होता है और हमें प्रतिवर्ष पूर्ण विकसित पौधे में 50 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद प्रतिवर्ष देनी है। इसी तरह यूरिया की मात्रा भी देनी है। हमें 100 ग्राम यूरिया पहली साल देना है, 200 ग्राम दूसरी साल, 300 ग्राम तीसरी साल, 400 ग्राम चौथी साल और 500 ग्राम 5वीं साल। इसके अलावा सुपर फॉस्फेट की भी आवश्यकता होती है। तो पहली साल में 250 ग्राम सुपर फॉस्फेट, दूसरी साल में 500 ग्राम, तीसरी साल में 750 ग्राम, चौथी साल में 1 किलो और 5वीं साल में 1.25 किलो। इस तरह से हमें 1.25 किलो प्रतिवर्ष निरंतर इसको सुपर फॉस्फेट हमें देते रहना है।
इसके अलावा म्यूरेट ऑफ पोटाश नाम का जो खाद है उसकी भी आवश्यकता होती है। तो पहली साल में 50 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश देना है, दूसरी साल में 100 ग्राम, तीसरी साल में 200 ग्राम, चौथी साल में 300 ग्राम और पांचवी साल में 400 ग्राम और फिर निरंतर 400 ग्राम हमें ये म्यूरेट ऑफ पोटाश जो खाद है वो देना है। बात निराई गुड़ाई की आती है, इससे हमारी मिट्टी में एरेशन भी होगा। एरेशन से आसे हवा का आदान प्रदान, हमारी जड़ों को विकसित होने का एक पूरा मौका मिलेगा। हमारे पौधे अच्छी तरह विकसित होंगे और बढ़वार अच्छी करेंगे और बाद में हमारी उपज भी ज्यादा देंगे। तो इस तरह यदि कृषि क्रिया करेंगे तो हमारे जो अनार के पौधे हैं वो 4 से 5 साल में फल देना शुरू कर देंगे। इसके अलावा मैं किसान भाइयों को एक बात और सलाह देना चाहूंगा कि कई कीड़े बीमारी भी हमारी इस अनार के बाग बगीचों में लगते हैं। इसमें सबसे खतरनाक है एक अनार की फ्रूट फ्लाई। ये कीड़ा अनार के फलों को और इवन देन हमारे पौधों को भी नुकसान पहुंचाता है। तो यदि इसका प्रकोप फलों पर देखने को मिलता है तो मोनोक्रोटोफॉस नाम की दवा है, एक मोनोक्रोटोफॉस 36 के नाम से आती है। तो 1 ml दवा 1 लीटर पानी में मिलाकर के छिड़काव करें तो इस कीड़े से निजात मिल जाती है और हमारा जो पौधा है फलों के जो पौधे हैं, बगीचा है अनार का, वो स्वस्थ बना रहता है और अच्छी फलत हमें प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा एक कीड़े और भी इसमें कई प्रकार के लगते हैं, रस चूसने वाले कीड़े हैं, जैसिड वगैरह, ये भी काफी नुकसान हमारे अनार के पौधों को और फलों को पहुंचाते हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए कुनालफास नाम की एक दवा है। कुनालफास 1 ml दवा 1 लीटर पानी मिला के छिड़काव करेंगे तो हमारा इस कीड़े से भी निजात मिल सकती है और हमारे जो फल हैं वो अच्छे रहेंगे और इस कीड़े से होने वाली हानि से बचा जा सकता है। तो इस तरह यदि हमारे किसान भाई अनार की फसल में तकनीकी कार्यों को अपनाएंगे तो निश्चित रूप से अच्छा उत्पादन ले सकेंगे, अच्छा लाभ कमा सकेंगे और अच्छी आमदनी प्राप्त करते हुए अच्छा जीवन बिता सकेंगे। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है annadata.up@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें हमारी निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800108599 पर सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अन्नदाता टीम की ओर से पुनः स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के साथ दीजिए मुझे इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे नौमिनी गोल्ड, अनोखी तकनीक है जापान की। दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार।